हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है सबसे पहले हम मार्क्स से ही शुरुआत करते हैं। जानेंगे कि मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स कौन थे और इनका क्या विचार था, इन्होंने कौन सा विचार दिए और इनके मार्क्स के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स का परिचय। कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक एवं क्रांतिकारी विचारक थे और मानव चिंतन को न केवल इन्होंने नई दिशा दी थी बल्कि उसका प्रभाव भी जो है इतना व्यापक रहा था कि आज संसार में इनका जो है करोड़ों शिष्य है और वे साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। मार्क्स के अपने ही शब्दों में कहा था उन्होंने कि दार्शनिक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस दुनिया को बदल देने की है। यदि हम मार्क्स के दर्शन को इस कसौटी पर देखते हैं तो उसके विचारों ने सचमुच दुनिया को बदल डाला है। यहाँ तक कि जिन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ भी मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मार्क्स की विचारधारा ने इस शताब्दी के चिंतन को जितना प्रभावित किया है उतना अन्य किसी विचारधारा ने नहीं किया है। उसकी समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या ने उसके समाजवादी चिंतन को शाश्वत महत्व प्रदान किया है। उसकी समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या आधुनिक समाजवादी चिंतन का आधार है। अब जो है मार्क्स के लाइफ स्केच के बारे में जानते हैं कि इनका कैसा रहा है। तो साम्यवादी संत कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 8 मई 1818 को जर्मनी के एक छोटे से नगर ट्रिवीज में हुआ था और मार्क्स का जो प्रारंभिक पालन पोषण यहूदी संस्कारों के तहत हुआ। उसके पिता हर्शेल मार्क्स एक वकील थे और उनकी मां हेनरिटा प्रेसवर्ग एक घरेलू कामकाजी महिला थी। 1824 में मार्क्स परिवार ने यहूदी धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म को अपना लिया। इस घटना से बालक कार्ल मार्क्स की मानस पटल पर जो है बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट हुआ कि वह अपने संपूर्ण जीवन में यहूदियों का कटु आलोचक बना रहा। इसी कारण जो है उसने धर्म को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि धर्म एक अफीम है जिससे जो है जो व्यक्ति इसे धारण कर लेता है वो हमेशा जो है नशे में रहता है। मार्क्स जो है बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। उसके मन में गरीब लोगों के लिए गहरा प्रेम था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा उदारवादी विचारक वेस्टफैलन के मार्गदर्शन में हुआ था। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 1835 में बॉर्न विश्वविद्यालय में चले गए, लेकिन यहाँ पर जो है उसने कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बजाय इतिहास और दर्शन का अध्ययन करना शुरू कर दिए। इसके एक वर्ष बाद ही मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास व दर्शन पर ही जो है अपना संपूर्ण ध्यान देने लगा। यहाँ पर उसने हीगल के द्वैंधवादी चिंतन का अध्ययन किया। 1841 में उसने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रेटिक और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर जो है उन्होंने एक निबंध लिखकर अपनी डॉक्टरेट की डिग्री उपाधि ली। इसके बाद उसने अध्यापक बनने का निश्चय किया, परंतु उसके हमदर्द फ्यूरबैक और ब्रूनी ब्यूड को सरकार विरोधी नीतियों के कारण जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। उससे जो है उसका अध्यापक बनने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उसने 1842 में अपनी आजीविका चलाने के लिए रिंचे जीतुंग पत्र में पत्रिका था उसमें जो है संपादक के तौर पर काम करने लगे।
यहाँ भी जो है उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण जो है इस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वह बेकार होकर जो है घूमने लगता है। इसी दौरान उसने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका के इतिहास का मैकियावेली, रूसो, संत साइमन, मॉन्टेस्क्यू तथा फोरियर जैसे काल्पनिक समाजवादियों की रचनाओं का अध्ययन करता है और समाजवादी साहित्य के प्रति अपना आस्था में बहुत ज़्यादा जो है उनका वृद्धि होता है। आगे जो है 25 वर्ष की आयु में मार्क्स जो है अपना विवाह जो है प्रारंभिक शिक्षक वेस्टफेलन की पुत्री जेनी वेस्टफेलन से कर लेते हैं और विवाह के बाद मार्क्स दंपत्ति जो है पेरिस चला गया और वहाँ पर मार्क्स फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादक हो जाते हैं और अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण उसे इस पत्र का प्रकाशन जो है बंद करना पड़ता है। फ्रांस में उसका संपर्क प्रोधा तथा बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों से होता है और फिर उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर 1845 में उसने जो है फ्रांस की सरकार के आदेश पर देश छोड़ना उसको पड़ता है और वह सीधे जो है इंग्लैंड का रुख करता है। और उसके बाद जो है मार्क्स ने कुछ दिनों के बाद एंजिल्स से वहाँ पे भेंट होता है और एंजिल्स के साथ में मिलकर अपना समाजवादी चिंतन को खड़ा करने का प्रयास किया और फिर 1848 में साम्यवादी लीग की स्थापना भी कर लेते हैं और यहाँ पर उन्होंने साम्यवादी विचारों पर वक्तव्य जो है प्रकाशित किए जो विश्व में साम्यवादी घोषणा पत्र जो है इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जो है प्रसिद्ध होता है। यहीं से जो है उनका वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म होता है। एंजिल्स से आर्थिक सहायता प्राप्त करके मार्क्स ने निर्बाध रूप से अपने क्रांतिकारी विचारों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। उसने स्वयं जो है एंजिल्स का ऋण स्वीकार करते हुए अपने समाजवादी चिंतन को हमारा सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। उसने इस सहयोगी के कारण ही मार्क्स द्वारा दास कैपिटल जैसे महान ग्रंथ की रचना करते हैं। अपने इस ग्रंथ के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने 1864 में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन और जर्मनी में मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल के शेष भागों को पूरा करने के लिए अपनी जो है लेखनी उठाते हैं और उसके बाद जो है खराब स्वास्थ्य के कारण इसे जो है पूरा नहीं कर पाते हैं और इस साम्यवादी संत की जो है एक भयंकर बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 14 मार्च 1883 को। अब जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है। मार्क्स ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी, लेकिन दो जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा है दास कैपिटल। अब जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में जो है जानते हैं, लेकिन इस बुक को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने मिलकर के लिखते हैं और यह रचना साम्यवादी दर्शन और क्रांति प्रक्रिया का मूल आधार बनता है, जिसमें कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति की भविष्यवाणी की जाती है। इस रचना में मार्क्स के सभी सिद्धांत जैसे कि वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी के विकास, औद्योगिक संकट, मध्यम वर्ग के लोग, मजदूरों के संगठन, मजदूर पार्टियों के आविर्भाव, निर्धन वर्ग की बढ़ती गरीबियाँ, पूंजीपतियों द्वारा अपनी कब्र स्वयं खोदना, साम्यवादियों के मजदूरों के साथ संबंध, स्वप्नलोकी जिसे यूटोपियन कहा जाता है, समाजवादी की निंदा तथा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को बलपूर्वक देने की बात इसमें जो है कही गई थी। इसमें मजदूरों को संगठित होने के लिए प्रेरित करते हुए
उन्होंने स्वयं कहा है कि दुनिया के मजदूरों, संगठित हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इसमें जो है उन्होंने यह भी कहा था कि शासक वर्ग को क्रांति के भय से कांपने दो, तुम्हारे पास दास्ता की बेड़ियों को खोने के सिवा कुछ नहीं है। यह पुस्तक साम्यवाद की गीता के रूप में मानी जाती है। इसमें जो है सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में इस पुस्तक के बारे में लास्की ने अमेरिका की घोषणा पत्र से की है। अमेरिका के जो मैनिफेस्टो है उस पुस्तक से जो है कंपैरिजन किया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का बिजुल बज चुका था। इसलिए इस रचना को मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना कहा जाता है। दूसरा जो है दास कैपिटल, इस पुस्तक में मार्क्स की समस्त रचनाओं में अद्वितीय है। मार्क्सवाद की पूरी जानकारी का आधार यही पुस्तक है। मार्क्स ने यह पुस्तक अपने परम मित्र एंजेल्स के सहयोग से लिखनी शुरू की और इसका प्रथम खंड 1867 में जर्मन भाषा में प्रकाशित होता है। इस पुस्तक में 3 खंड होते हैं। मार्क्स ने पहले खंड में पूंजीवाद का व्यापक विश्लेषण किया है और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला। और जब मार्क्स की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अंतिम 2 खंड जो है एंजेल्स ने पूरे किए और मार्क्स को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। एंजेल्स का कहना था कि मार्क्स को सच्ची श्रद्धांजलि जो है हम इनके 2 खंडों को जो है लिखकर हम इनको अर्पित करते हैं और यही मेरा जो है सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पुस्तक को साम्यवादी साहित्य का वेद माना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को गीता कहा गया और दास कैपिटल के बारे में जो लिखा गया इसे जो है साहित्य का वेद माना गया। यह रचना समाजवादी साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक ग्रंथ, साम्यवादी सिद्धांतों की आधारशिला, श्रमिकों का ग्रंथ, धनिकों का दिमाग ठंडा करने का नुस्खा है। इस पुस्तक की बराबरी मार्क्सवादी साहित्य में अन्य कोई रचना नहीं कर सकता है। अब इन 2 पुस्तकों के अलावे भी जो है मार्क्स की अन्य रचनाएं हैं, जैसे द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इनॉग्रल एड्रेस टू द इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द सिविल वार इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द जर्मन आइडियोलॉजी और द लास्ट जो है द होली फैमिली। इनमें से जो द होली फैमिली है इस पुस्तक में इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई है मुख्य रूप से। तो इतने रचनाएं जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब जो है हम जानते हैं कि मार्क्स ने किन के विचारों से ज़्यादा जो है प्रेरित हुए और किस विचार से प्रेरणा स्रोत होकर जो है इन्होंने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि मार्क्स के विचारों के प्रेरणा स्रोत क्या है। तो मार्क्स का दर्शन जो है इतना मौलिक नहीं है जितना कि दिखाई देता है। सच्चाई तो यह है कि उसने अपने समय की नब्ज को धाराओं से ग्रहण करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया, इसलिए उसका दर्शन मौलिक नहीं कहा जा सकता है। वह जो है कई विचारधारकों से प्रभावित हुए, इसलिए उसके विचारों का महत्व उसके विचारों की मौलिकता में ना होकर उनकी गतिशील समग्रता में है। मार्क्स भली भांति जानते थे
कि यदि उन्हें सफल होना है तो उन्हें वही भाषा बोलनी होगी जिसे लोग पसंद करते हैं। इसीलिए उसने अनेक विचारधाराओं को समय अनुसार गतिशील प्रदान करके उन्हें जन उपयोगी बनाने का प्रयास किया। ग्रे का कथन है इस संबंध में, यह निर्विवाद सत्य है कि मार्क्स ने अपने चिंतन के भवन के विभिन्न भागों के निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की। उसने उसका निर्माण के लिए बहुत से भट्ठों से ईंट ली, लेकिन उनका प्रयोग अलग तरीके से किया। ये जो है ग्रे का कथन है। सोरोकिन ने कहा है कि मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है। उसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि मार्क्स ने एक चतुर माली की तरह विभिन्न रंग रूपों संबंधी सुंदर फूलों के विचारधाराओं को उन्होंने ग्रहण किया है। अब जो है इनका जो प्रेरणा स्रोत रहा है, तो जिसमें कि पहला है फ्रांसीसी समाजवाद। मार्क्स ने पहले भी फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, प्रोधा आदि विचारकों द्वारा किया जा चुका था। इस समाजवाद का स्वरूप काल्पनिक होते हुए भी क्रांतिकारी था। इसके क्रांतिकारी चरित्र ने मार्क्स को सोचने के लिए विवश कर दिया। सेंट साइमन ने ऐतिहासिक प्रणाली के आधार पर यह बताया कि आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनों का ही परिणाम है। फोरियर ने भी इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल दिया, लेकिन मार्क्स ने फ्रांसीसी समाजवादी केवेट के विचारों की साम्यवाद की स्थापना तभी संभव है जब सारे आवश्यक कार्यों पर राज्य का नियंत्रण हो। इसका जो है अधिक प्रभाव जो है इसकी प्रभाव पड़ा इसका। उसके बाद मार्क्स और एंजेल्स को 1847 में साम्यवादी लीग की स्थापना के समय समाजवाद के स्थान पर साम्यवाद शब्द का ही प्रयोग किया। इससे उसने काल्पनिक समाजवाद शब्द का ही प्रयोग किया। इससे उसने काल्पनिक समाजवाद से अपने साम्यवाद को अलग दर्शाया। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्थान और पूंजीपति वर्ग के विनाश का सिद्धांत आदि के फ्रांसीसी समाजवाद से इन्होंने ग्रहण किया था। उसने जो है वर्ग विहीन समाज की कल्पना को सेंट साइमन से ग्रहण किया था। वर्ग विहीन समाज की कल्पना जो है ये उनका अपना नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी समाजवाद से ग्रहण किया था। मार्क्स तथा एंजेल ने स्वयं फ्रांसीसी समाजवादी विचारकों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्होंने मजदूरों के प्रबोधन के लिए जो अमूल्य सामग्री प्रदान की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। फ्रांसीसी समाजवादियों के अमीर गरीब के संघर्ष की अवधारणा पर ही मार्क्स का पूंजीपति वर्ग व मजदूर वर्ग के आपसी संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष का विचार टिका हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद फ्रांसीसी समाजवाद के ऊपर ही आधारित है, यानी मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका आधारशिला फ्रांसीसी समाजवाद को कह सकते हैं। दूसरा जो प्रभाव या प्रेरणा स्रोत रहा वो हीगल एवं फ्यूरबैक का है। मार्क्स पर हीगल और फ्यूरबैक जर्मन दार्शनिकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने हीगल से गतिशीलता का सिद्धांत ग्रहण करते हुए यह सीखा कि इतिहास घटनाओं की श्रृंखला मात्र ना होकर विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस बारे में मार्क्स ने हीगल की रचना जो है फिलोसफी ऑफ राइट और फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड
से काफ़ी कुछ ग्रहण किया। उसने फ्यूरबैक की रचना एसेंस ऑफ क्रिस्टियनिटी से भी बहुत कुछ लिया। मार्क्स ने हीगल की द्वैंधवाद पद्धति को स्वीकार किया। हीगल के अनुसार इस संसार में प्रत्येक वस्तु का विकास द्वंद्वात्मक रूप में वाद यानी थेसिस, प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस तथा संवाद यानी सिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। हीगल का मानना था कि प्रत्येक वस्तु का होना वाद है यानी थेसिस है, और उस थेसिस में अंतर्विरोध के कारण जो प्रतिवाद, अंतर्विरोध का जो कारण होता है वह जो है प्रतिवाद होता है, जिसे कि एंटीथेसिस कहा जाता है। और उसके बाद समय बीतने के बाद जब वाद और प्रतिवाद जब बन जाता है, तब वही आगे चलकर दोनों के मेल से सिंथेसिस जो है बन जाता है यानी संवाद का जन्म ले लेता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हीगल के अनुसार द्वैंधवादी निर्वचन आदर्शात्मक और विचारात्मक था। मार्क्स ने इस पद्धति को बदलकर विचारधारात्मक के स्थान पर भौतिकता का रूप दे दिया है। मार्क्स पदार्थ या आर्थिक शक्ति को द्वंद्वात्मक विकास का आधार मानता है, और मार्क्स ने फ्यूरबैक के भौतिकवाद को हीगल के अमूर्त विचारवाद के साथ मिलाकर नई द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत को जो है देते हैं। तो आज इतना ही। इसके आगे जो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को मिलेगा।